बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट के साथ। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट जो है ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हम ख़ास तौर पे उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जो आज तक डिस्कस नहीं की गई, जिसमें ख़ास तौर पे फ़ीमेल इश्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी के और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं जो हमारी फ़ीमेल्स भी फेस करती हैं और हमारे मेल्स भी फेस करते हैं, उनके ऊपर बात की जाती है। और इंटरेस्टिंग भी, ये बात करने वाले लोग जो हैं, जो मेरे गेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल भी वो वाले गेस्ट नहीं होते जो जिनको आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे या कोई बहुत नोन पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनको देखें और हम उनकी लाइफ के बारे में बात करें। ये बिल्कुल आम लोग होते हैं और इनको कैमरा पे लेके आने का, इनकी बात को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि मैं बहुत सारे टाइम पे आपसे बात करती हूँ, मैं बहुत सारे टाइम पे वही चीज़ें एलेबोरेट करने की कोशिश कर रही होती हैं जो मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, जो मुझे नज़र आती हैं। मगर जब वो लोग जो कि इससे सफ़र करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, उसमें से गुजरते हैं, जब वो अपनी ज़ुबान से अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, अपनी उस उतराव चढ़ाव के बारे में बताते हैं, तो वो बात ज़्यादा बेहतर असर भी करती है और लोगों को समझ भी आती है, लोग रिलेट भी कर सकते हैं उसके साथ। आज के हमारे गेस्ट भी बहुत ही जो है मैं कहूँगी शानदार किस्म की ख़वातीन हैं। आप इनको पहले भी मेरे पॉडकास्ट पे देख चुके हैं और मैं इनकी इतनी मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने तो बैरियर्स तोड़ने की कोशिश की, मगर जब तक आपके साथ कुछ लोग खड़े नहीं होते तो आपका सफ़र जो है उतना आसान नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे सफ़र में मेरे साथी हैं, मेरी स्ट्रेंथ हैं, मेरे साथ चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने बारे में बात करना, अपनी जर्नी के बारे में बात करना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है ये कि वो अपने बारे में बात कर सके, अपनी जर्नी के बारे में बात कर सके। लेकिन इस पॉडकास्ट में आने वाले लोग अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट दे बिन थ्रू देयर लाइफ, कैसे उन्होंने ट्रॉमास को सर्वाइव किया है, कैसे उन्होंने इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल अब्यूज़ को, कैसे उन्होंने साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को, मैरिटल प्रॉब्लम्स को और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग किस तरह से उन्होंने की, वो सारी इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और बात करने का पर्पज़ सिर्फ आपको हेल्प करना है, अवेयरनेस फैलाना है बेसिकली, कि इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है और आप अकेले नहीं हैं इस प्रॉब्लम में। बहुत सारे और लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इसमें से गुजरते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और कुछ लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता और उनको एक दूसरे को खुदा हाफिज़ भी कहना पड़ जाता है। आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे दो ऐसे गेस्ट के साथ है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक शानदार अपना नाम बनाया है, अपने अपने प्रोफेशन में माशाल्लाह दोनों ही बहुत एक्सेलेंट हैं, उसके साथ साथ वो सारे ट्रॉमास जो मैंने भी आपको मेंशन किए हैं, इमोशनल ट्रॉमा, फिज़िकल ट्रॉमा, जो मेंटल हेल्थ ट्रॉमा है, प्रेशर जो फैमिली की तरफ से आते हैं, मैरिटल लाइफ के जो प्रेशर होते हैं, वो सारे प्रेशर्स उन्होंने सर्वाइव भी किए हैं, फेस भी किए हैं। जहाँ तक उनकी हिम्मत हुई उन्होंने उनको हैंडल भी करने की कोशिश की है और फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपना अपना नाम अपनी अपनी फील्ड में बनाया है। अपने गेस्ट की तरफ लेके जाऊंगी। मेरी पहली गेस्ट है डॉक्टर तैयबा, आप इनको पहले मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप टाइम निकाल लेती हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्लेजर। आपके साथ मिलना हमेशा अच्छा लगता है Thank और you से so much. कनेक्ट करना भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और हमारी दूसरी गेस्ट हैं, अपने बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, ना सिर्फ शक्लन बल्कि इखलाकन और अपने काम में बहुत महारत रखती हैं। अस्मा हमारे साथ हैं। अस्मा को आप जानते हैं एज एन आर्टिस्ट, ये पेंटिंग्स करती हैं, आर्ट का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाती हैं, ऑर्डर्स भी लेती हैं पेंटिंग्स के और उनको डिलीवर भी करती हैं। सोशल इंस्टा के ऊपर आपका स्टोर है जहाँ पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स जो है इनसे करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप आई हैं। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप हमें बुलाते हैं और आप लोगों का शुक्रिया एक्चुअली आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मैं तो ये बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ कि अपने बारे में बात करना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना और इसलिए बात करना कि लोगों के लिए वो रास्ता मिशल जो है वो बन सके, उनको समझ आ सके कि उन्होंने करना क्या है, किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, ये बड़े कम लोगों में होता है। बिल्कुल। और हमारे जैसे मुआशरे में जहाँ पे लोग पत्थर पकड़ के खड़े हैं और हमेशा आपको ब्लेम करेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, रियल स्टोरी के पीछे क्या चीज़ें हो रही थी उसको नहीं कभी भी समझेंगे, उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में आप जैसी ख़वातीन का होना जो है और बात करना है, ये मैं कहती हूँ किसी तोहफे से कम नहीं है। और आप लोग मेरी स्ट्रेंथ है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर यू। मुझे लगता है हर औरत को एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस ही हमारी डोमिनेट माशरे में औरत ही कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही।
अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है, मैं इंट्रोडक्शन तो इसका करवा चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं सवालों से शुरू करूँगी ताकि मेरे जो गेस्ट हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे इन चीज़ों के बारे में बता सकें। तैयबा, मेरा पहला सवाल आपसे है, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, 2 बेटियों की माँ हैं, जी जी। स्ट्रगल कैसी है ज़िंदगी की? अगर देखा जाए ना जिंदगी बीइंग में, मदर, बीइंग डॉक्टर, हाँ, कैसा है? एक्चुअली लाइफ इज अ स्ट्रगल। इज अ स्ट्रगल। हमेशा शुरू से लेके शादी तक का भी स्ट्रगल है, शादी के बाद बच्चों को आगे लेके जाना वो एक स्ट्रगल है। आपका सफ़र जो है ना, ये अगर खूबसूरत हो तो फिर मंजिल की परवाह नहीं होती। ओके। तो सफ़र के अंदर उतार चढ़ाव सब आते हैं और उनको आपने फेस कैसे करना इम्पोर्टेंट ये है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बागो बहार गुलो गुलजार ज़िंदगी मिलती रहे। ज़िंदगी में हार्डशिप्स भी होंगी, लोगों के डिफ़िकल्ट रवैये भी होंगे, अपनों के डिफ़िकल्ट रवैये भी होंगे, ऐसे चैलेंजेस भी होंगे, बच्चों को किस तरह से डील करना है, सब कुछ। तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन आप शैटर करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ देता है। आप दोबारा अपने आप को गैदर करने की जब हिम्मत आ जाती है ना, देयर इज़ द टाइम वेयर यू फ्लरिश। थैंक यू सो मच तैयबा। अस्मा, आप भी एक मदर हैं माशाल्लाह और काम भी करती हैं। लाइफ की जर्नी अगर 2-3 लाइनों में बताना चाहें तो क्या थी? थ्रू आउट स्ट्रगल। थ्रू आउट स्ट्रगल। मतलब कि जब आपने होश संभाला, एक बचपन का अलहदा स्ट्रगल होता है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। हमारे बहुत से ऐसे अनवुडेंड वुंड्स होते हैं जो लाइक बचपन के ट्रॉमास होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, वो हील नहीं हो रहे होते। आपने उनको भी डील करना होता है। आपने फिर जैसे बड़े होते हो, शादी होती है, आपके अपने उस लाइफ के एक अलहदा सारी सिचुएशंस होती हैं। फिर बच्चे ग्रोन अप जब हो रहे होते हैं, तो बच्चों को कैसे लेके चलना है। और हमारा जो सोसाइटी है उसमें एक पॉजिटिव सोच के साथ एक पॉजिटिव सोचने वाला भी बहुत जगहों पे गिरता है, और उसको संभालने वाला उसकी ज़ात होती है या उसके रब की ज़ात होती है। वेरी नाइस। तैयबा, सवाल ये है कि आपकी मैरिटल लाइफ जो है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनको बस ये बात बता दी जाती है कि अब शादी हो गई है, अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही, और ये अगर बताया ना भी जाए तो एक प्री कंसीव्ड औरतों के दिमाग में ये बात होती है कि यार बस शादी होगी ना, मैंने इसी घर में रहना है, मैंने इसी घर को बेहतर करना है, मैंने इसी फैमिली को फ्लरिश करना है, मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि आप कभी सोच भी पाएँ कि आप इससे बाहर निकलेंगे। शादी के इनिशियल डेज जो थे ससुराल में, वो किस तरह के थे आपके? सबसे पहले तो ये कि जब आप को पता होता है कि अच्छा वो घर मेरा घर होगा, ठीक है, उसके बाद ये, और ये कहाँ से आता है कि वो घर मेरा वो घर इस तरह से कि जब अपने घर जाओगी तो ये कर लेना, तो वो आपके माइंड में एक डलती जाती है ना बात, तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो वही, ये घर पर आया घर है और वो वहाँ जाना है, तो अपना घर ससुराल होता है। तो अच्छा, मेरे नेचर ये थी कि मेरी नेचर अभी भी ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि सारी हार्डशिप्स के बाद मेरी नेचर नहीं बदली। वेरी नाइस, ये बहुत बड़ी बात जो आपके अंदर, अब इफ़ यू हैव दैट लव इनसाइड यू, आप सबको प्यार देते हैं। मुझे ऐसे लगता था लव कॉन्कर्स ऑल, दिस वाज माय, मेरा ना बिलीफ था। ये हम सब औरतों का ये बिलीव, ऑलमोस्ट 90% औरतों का बिलीव फेल भी हो जाता है, नहीं भी हो सकता कॉन्कर लेकिन हम सब औरतों का अंधा बिलीव है कि मोहब्बत जो सब कॉन्कर कर लेगी। मतलब आप बुरा नहीं करो, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी दीनी तालीम भी यही है कि आपने अपने हिस्से का अच्छा काम करना है, और अगर आपके साथ कोई बुराई करता है तो वो उसका बुराई जो है वो हम पे लागू नहीं होती, वो जाने और उसका खुदा जाने। हमारा जो फेथ है और हमारा जो एक्ट है वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड है, हम अल्लाह के लिए अच्छा करते जाएंगे। अच्छा, फिर ये कि मुझे लगता था कि जो वहाँ पर मेरे ससुराल में मेरे रिश्तेदार अब बन गए हैं, मेरी नंदे, मेरी देवर, मेरी सास ससुर, वो सब मेरे जैसे मेरे माँ बाप हैं, वैसे वो मेरे लिए पेरेंट्स हैं। मैं, अब ये मेरी थॉट थी, मुझे ऐसे लगता था कि वो मैं उनको उसी तरह, लेकिन ऐसा हर एक उनके माइंड में ज़रूरी नहीं होता, वो शायद बहू ही ट्रीट कर रहे होते हैं। कभी कभी मतलब मुझे
मैं उनके बगैर उदास भी होती थी। मेरी सास और ससुर मेरे साथ रहते थे, तो मुझे होता था कि वो कहीं जाएं तो मैं बड़ा रोती थी कि भाई वो वापस आ जाए। उनके बगैर नहीं दिल लगता, ऐसे लगता है घर अधूरा हो गया। नंदे देवर वगैरह छुट्टियों वगैरह में आते थे, लेकिन उनके साथ भी मुझे उसी तरह बहन भाइयों की तरह ही प्यार था। कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आप कहीं बैठे हुए और आप आए हो तो कोई खामोशी हो जाए ना, तो फिर थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार ऐसी क्या बात हो रही थी जो मुझसे नहीं हो सकती, यानी बहुओं के सामने खामोशी हो जाती है। लेकिन मैंने कभी ये पूछा नहीं मुड़ के कि आप चुप क्यों करके। कई लोग होते होंगे पूछ लेते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ठीक है। सपोर्टिव था इन शुरू में जब मैं कहूँगी कि मेरा इनिशियल फेज था 1 मंथ या 2 मंथ्स का टाइम कह लें, दैट वाज 1.5 मंथ। वो वाला पीरियड बहुत अच्छा था मेरे हस्बैंड के साथ भी। मेरा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग टाइम था। मुझे से उन मतलब जो भी वर्ड्स उन्होंने मुझे कहे, मुझे आज भी वही याद आता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, कोई मसला होगा मुझे बताना, या अगर कभी हेडेक हो रही है तो सर दबा देना। मतलब केयरिंग नेचर वो चीजें अभी भी याद आती वो याद आती हैं, तो लेकिन वो दैट लास्ट्स फॉर अ लिटिल टाइम। तो मुझे ऐसे दुख होता है कि वो जो टाइम था अगर वो थोड़ा लंबा होता तो आई वुड हैव गुड मेमोरीज। ओके अस्मा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम बच्चियों के लिए शादी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत हमारी ये ज़िंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, और हम तो बड़े ही सुन के होते हैं कि शादी हो रही है, शादी होनी, शादी होनी, शादी होनी, और यही हमारी बच्चियों और बच्चों दोनों ये भी कि आपकी पढ़ाई हो रही है तो ये पढ़ाई करके भी यू वुड गेट अ गुड रिश्ता। हाँ, जो भी आप कर रहे हो दैट वुड गिव यू अ गुड रिश्ता। तो वो सब कुछ हम रिश्ते के लिए कर रहे होते हैं। ये चीज अपने माइंड से निकालनी बड़ी जरूरी है। लेकिन ये हमें सिखाया जाता है ना कि आप पढ़ रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो ये सारी चीजें फोकस्ड होती है कि आपने जाना है। जब शादी करके ससुराल आई थी तो दिमाग में क्या स्केच था एक के क्या होगा, और क्या लर्निंग्स और टीचिंग्स थी दिमाग में? वो आई वॉज 18 व्हेन आई गेट मैरिड, तो वो एक बचपना था उस वक़्त। और उस वक़्त मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो मुझे होता था मैंने शादी के बाद भी अभी ये प्रोजेक्ट मिला है, मुझे इसको टाइम देना है, मैंने ये करना है। लेकिन उसमें साथ साथ मैंने बहुत अच्छी बॉन्डिंग की थी अपने ससुराल वालों के साथ। दिमाग में क्या जो तालीमात क्या लेके आई थी, जो पीछे से आई थी ससुराल में? वो ऑब्वियसली जैसे तैयबा ने कहा है कि हम छोटे होते ही हमारे दिमागों में फीड कर दिया जाता है ये आपका घर नहीं है, वो आपका घर है। तो वो ही सोच के वो अब हमारा घर है, अब हम वहाँ आराम से रह सकते हैं, हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं, जो हमारा दिल करेगा हम पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, यही समझ आती है और समझाया जा रहा होता है। और जब वहाँ जाते हैं तो समझ आती है कि ये घर भी हमारा अपना नहीं है। यहाँ पे भी लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे भी बाउंड्रीज हैं। हर रिश्ते को आपने बाउंड्री क्रिएट करके और तरीके से चलना है। और ये मुझे लगता है कि ये जो हम गलत फीड कर रहे होते हैं ना कि वो आपका घर है, हमें अपनी बच्चियों को ये भी सिखाना चाहिए वो घर आपका है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं, कौन से रवैये एक्सेप्टेबल हैं, कौन से रवैये नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी बच्ची को ये नहीं सिखा रहे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ उसको शादी की एक बड़ी फेरी टेल टाइप की, उसको शादियां देख लें एक फेरी टेल लग रहा होता है 4-5 दिन, फिर उसके बाद जब रियलिटी से फेस करती है ना एक लड़की, तो उसको समझ आता है कि ओहो इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ रियलिटी। लेकिन दिमाग में मूवी ही होती है, लाइफ मूवी जैसी होगी नहीं, बहुत ज्यादा होती है, और रियलिटी चेक दिया ही नहीं होता ना। अच्छा, मेरे दादा, मैं बहुत शौक से बॉलीवुड मूवीज देखती थी और अभी भी देखती हूँ। तो जब भी मैं मूवी देखती थी ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे दादा अबू बोला करते थे एंड इस जिंदगी दा हकीकी जिंदगी दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे समझ नहीं आती थी यार, वो इतना अच्छा दिखा रहे हैं, एंड में सब अच्छा हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट था कि एंड में सब अच्छा हो जाता है और आप दो जो मियाँ बीवी हैं या जो लवर्स हैं उन्होंने मिलना ही मिलना है। लेकिन रियलिटी चेक इज डिफरेंट। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद पता चलता है। ओके अच्छा, जैसे आपने अपने इर्द गिर्द और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें इस तरह की हुई होंगी जहाँ पे आपने मे बी इमोशनल मेंटल हेल्थ ट्रॉमास जो हैं वो फेस किए हैं, देखे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों उसके तो ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाउ डिड यू एक्सपीरियंस तैयबा, आपने वो इमोशनल साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ ट्रॉमा को कैसे फेस किया, होता क्या था? मैं ये चाह रही हूँ कि सुनने वालों को ये समझ आ सके कि वो आइडेंटिफाई कर सकें बेसिकली कि अगर ये हो रहा है तो उन्होंने हेल्प सीख करनी है फ़ौरन। उन्होंने सिर्फ खुद से खुद उन बच्चियों ने मैनेज नहीं करना, उन्होंने किसी से बात करके इसके ऊपर कुछ करना है, गाइडेंस लेनी है। तो वो क्या चीज़ें थी जो आपके रिलेशन, आपने बताया कि शुरू में
1 डेढ़ महीना 2 महीने सब बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद आगे क्या? अच्छा, उसके बाद ये है कि चूंकि मैं डॉक्टर बनती रही, जैसे मेरी हाउस जॉब ख़त्म हुई, बल्कि हाँ हाउस जॉब रिजल्ट आया था फाइनल ईयर का तो निकाह हो गया, फिर हाउस जॉब का ही ड्यूरेशन गुजरा और शादी हो गई। और उस दौरान में मुझे शौक भी इतना नहीं था, और अम्मी भी ये कहती थी कि तुम क्यों किचन वाले काम सीखो, आगे जाके तो सीख ही लेने। क्योंकि मेरी जहाँ शादी हुई थी वहाँ पर वो थे नौकर चाकर थे, तो उनका यही था कि नौकर चाकर कर लेंगे तो सीखने की नहीं जरूरत है। तो मैं ठीक है, खुश ये ससुराल की तरफ से था? हाँ, कि मतलब अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, और मैं खुश थी कि हाँ ठीक है नहीं आता। लेकिन होता ही है कि जब आप आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो आपको किसी से करवाने के लिए भी थोड़ा तो आना चाहिए। ये मुझे खुद रियलाइजेशन होना शुरू हुई। अगर आपको ही नहीं पता अगला बंदा ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, आप गाइड नहीं कर सकते। फिर यानी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए लड़कियों को कि घर मैनेज कैसे करते हैं। ये चीज मैं कहूँगी कि हाँ, मेरी अम्मी ट्राई करती थी। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मुझे सिखाएं, आपको अपने बच्चों को थोड़ा गाइड करना चाहिए। अब मैं ये करती हूँ कि मैं तो रेसिपी लिख के देती हूँ, जाओ ये बना लो, लिख देती हूँ, खुद जाती भी नहीं कम हूँ, कुछ पूछने आया तो मैं चली जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करवाना चाहिए, एकदम से जिम्मेदारी यूं भी नहीं डाल देनी चाहिए कि सारा का खुद ही कर लेगी। ये भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा ना सिखाओ जाके सीख लेगी। तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, करके भेज थोड़ी तो एटलीस्ट पता हो कि मैदे और उसमें बेसन में फर्क होता है। ठीक हो गया, ठीक है ना। हाँ। और ये कि उसके बाद ये कि प्रॉब्लम यहाँ से आई कि जब बंदा मुझे कहा गया खीर बनाओ, तो मुझे खीर की समझनी थी कि खीर किन चीज़ों से बनती है। अच्छा। खानी आती थी सिर्फ, तो मैंने सोचा डब्बे से बनाती हूँ, बट नहीं, उनका था कि प्रॉपर बने ना। मुझे नहीं आती थी, तो मुझे केक बनाना आता था। अच्छा। अपने मतलब की नहीं आती थी, तो मैंने वो बना लिया। हाँ। लेकिन मुझे नहीं समझ लगी। द फर्स्ट थिंग व्हाट स्टार्टेड, जो मुझे आज भी याद है कि उसके बाद कुछ मुझे नहीं पता हुआ क्या, बट मुझसे ना मेरे हस्बैंड खफा रहे। और खीर के बाद? हाँ, वो खीर नहीं मैंने बनाई, केक बनाया था। अच्छा। लेकिन वो नाराज थे। अब मुझे नहीं पता वो नाराज क्यों थे, और आज भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। ही एक्सपेक्टेड कि मुझे खुद ही पता होगा। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये अक्सर होता है, वो नॉर्मल हो गए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चियों को खुद ही पता चल जाए कि जी असल में तुम्हारी गलती क्या है, क्यों नाराज हैं, और हस्बैंड क्यों नाराज है, ये खुद ही पता चल जाए। अगर मुझे पता ही नहीं है, अगर मुझे पता हो तो मैं वो गलती ना करूँ ना। अगर मुझसे गलती हुई है और मुझे रियलाइजेशन नहीं, तो एटलीस्ट आपको बताना चाहिए ये चीज तुमने की थी, जैसे आप अपने बच्चों को बताते हो। और इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो आइंदा एहतियात करना। नहीं, लेकिन ये तो समझा जाता है कि बहू जो आई है उसको सारे सबक पहले से पता है। हाँ, उसको सारे रवैये पहले से अंडरस्टैंड किए हुए कि अच्छा इस रवैये का क्या मतलब है। नहीं, मुझे तो मतलब महीने बाद थोड़ी ये समझ आती थी कि अच्छा ये जो चीज हुई थी इसका ये मतलब होगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, जो आने वाली है आपके साथ रहती नहीं है। यहाँ तो बहन भाई एक दूसरे को समझने में, या माँ बाप अपने बच्चों को समझने में सारी जिंदगियां लगा देते हैं। तो आप एक 20-25 साल की लड़की की जब शादी करके नए घर में भेजते हैं, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगी कि उसकी नेचर क्या है, ससुर की नेचर क्या है, हस्बैंड की क्या है, नंदों की क्या है। उसको टाइम चाहिए, और फिर आपको बताना पड़ता है कि ये तो ये नहीं, आप कैसे किसी के खामोश अल्फाज के बगैर जो है वो आप समझ पाएंगे कि थोड़ी सी हार्श बात है। लेकिन अगर आप अपने घर में कोई मेड भी रखते हैं ना, तो यू नीड टू टेल द मेड के आपने ये काम ऐसे करना है। आपको उसको समझाने में महीना, वो कहती है ना शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैंने समझ आ जाएगी। वही बात है कि कम से कम 15-20 दिन महीना उसे लगता है समझने में, और फिर अगले महीने से वो खुद ब खुद कर रही होती है। और उसको पता होता है कि अब मैं ये नहीं करूंगी तो मेरी मालकिन को इस बात पे गुस्सा चढ़ेगा। और बहू को आप कुछ भी नहीं गाइड करते और आप एक्सपेक्ट करते हो उसे पता होगा, वो ऑलरेडी नहीं समझ सकती। और वो कोई डम हो मेरे जैसी तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकती। ठीक हो गया। चले, ये अच्छा है कि आपने ये मान लिया कि डम, मैं डम होते हैं लोग, जल्दी नहीं समझ नहीं आती। अच्छा, हाउ वाज योर थिंग? जैसे अभी तैयबा ने बताया कि खीर बनानी पड़ी और मुझे नहीं समझ आया, तो क्या आपको भी ये फेस करना पड़ा कि बिहेवियर्स को खुद ब खुद ही एक्सप्लोर करो, खुद ही समझो, और किस तरह से? मेरा ये था कि मेरे जैसे फैमिली बाहर थी, तो हम ट्रैवल करते रहते थे। तो मैं घर में अम्मी के साथ शुरू से बहुत हेल्प कराती थी खाने में या घर मैनेज करने में। फिर मेरी होमिक में स्टडीज़ थी, होम मैनेजमेंट एक हमारा सब्जेक्ट होता था। वो मैं कहती हूँ कि वो इतना अच्छा हमने सब्जेक्ट पढ़ा था कि वो कंपलसरी होना चाहिए लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, कि जिसमें आपको पता चले कि होम मैनेजमेंट कैसे होता है। उसके साथ एक एडिशनल एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए
कि आपने अपने मूड्स कैसे हैंडल करने हैं, यानी अच्छा, कि मतलब इमोशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब ये दो चीजें जब आप खाली अपने मूड्स नहीं, बाकी भी थोड़ा समझ आनी चाहिए, उसमें जर्नल आ जाएगा ना। होम मैनेजमेंट में जैसे आपको सारी चीजें लेके चलनी है ना, उसमें किचन से लेके आपको अपने ट्रैवल एक्सपेंस और ये वो उसमें हमें सिखाया जाता होता था। तो इसमें मुझे जब आई ना तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, वो चीजें मैं कर सकती हाँ, लेकिन रवैयों के लेवल पे रवैयों पे मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि मैंने कभी फैमिली पॉलिटिक्स देखी नहीं थी, क्योंकि आई यूज्ड टू लिव इन सऊदीया, तो वो मुझे पता ही नहीं था कि होता क्या है बेसिकली, ज्यादा इश्यूज किस बात पे होते हैं, लोग किस बात पे नाराज होते हैं, या ससुराल में मैटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो वो मुझे शुरू में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा, और वो मुझे लगता है हर लड़की करती है। जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी मेरी अम्मी ने अपने अगर कुछ फेस किया होगा ना, तो उन्होंने मुझसे कभी डिस्कस नहीं किया था। तो मुझे नहीं पता था कि उनके कोई सास से या नंदों से या मेरे फादर से कभी उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे लगता था कि सब ऐसी खुशी मिलजुल के हमेशा रहते हैं, ये नहीं वो आपके सामने कभी नहीं हुआ था। अच्छा, मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ खास तौर पे आपके और आपके हस्बैंड का जो रिलेशनशिप था वो किस तरह का, और उसके अप्स एंड डाउन्स को आपने कैसे मैनेज किया, वो किस तरह का था और क्या था? सबसे ज़्यादा जो हर्टिंग चीज़ थी, बगैर अपनी गलती पता होए, आपको पता अगला नाराज़ है, और वो रियलाइजेशन के अच्छा कुछ देर बाद पता लगता है कि उसके मूड से कि वो नाराज़ है, और आपको अपनी गलती भी नहीं पता, और आपको उसको मनाना भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैंने क्या चीज़ करेक्ट करनी है। वो खुद ही जब उसका वो फेज आउट होगा, उसने नॉर्मल होना है। तो उस ड्यूरेशन में मेंटल ट्रॉमा से जो आप गुजरते हैं कि ना आपको कुछ बात कर रहा है कोई, ना आपको कोई कुछ बता रहा है, आप इधर बैठो या आप बाहर जाके बाकी लोगों में बैठो, आप उसे टाइम दो या ना दो, मतलब आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चनिंग आना शुरू हो जाती है, और समझ नहीं आती कि मैंने इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है। इसके अंदर अगर आप अपने हार्मोनल उस फेज में से गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मेंस्ट्रुअल PMS से गुजर रहे हैं तो डबल ट्रॉमा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप ने कंसीव किया हुआ है और आप बेबी के साथ हैं, और उस सूरत हाल में आप और डाउन होते हैं, यू नीड लव, यू नीड अटेंशन, वो नहीं मिल रही, तो आप और ट्रॉमा में चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सब कुछ करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए हर चीज़ सीखी, चीज़ें मैनेज करना, घर मैनेज करना, कुकिंग करना, गेस्ट्स को हैंडल करना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने सब कुछ सीखा कि वो खुश हो जाएं, वो मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे वैलिडेशन मिले। तो उस वैलिडेशन की और उस अप्रिसिएशन की जो तलब है, अगर वो भी आपकी नहीं पूरी हो रही और आप डिप्राइव्ड हो, तो वो ट्रॉमा। तो दिस मेक्स योर माइंड ब्लैंक, इट कंप्लीटली शट्स ऑफ, कि आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट करना है, एक्सेप्ट करवाना है, और मैंने कैसे हैप्पी होना है। देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ हैप्पी हार्मोन्स इन योर बॉडी, एंड दिस लीड्स टू स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, बिल्कुल वर्थलेसनेस। मतलब आप वो नहीं होता कि आपने सारे सवालों के जवाब याद किए और एंड में पता लगा सवाल ही बदल दिया। हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी वेंट थ्रू दिस हमेशा। हमारी सोसाइटी में वैसे भी लड़की को उसके ससुराल में जाके अनवर्दी ही कहा जाता है, मतलब तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है, तुमने ये नहीं किया तो तुम पीछे से सीख के नहीं आई। उसको बार बार उसके कॉन्फिडेंस को शैटर किया जाता है, और ये समझ नहीं आ रही होती उन लोगों को कि वो एक इंडिविजुअल बंदा जो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आप लोगों के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, आपके ही नस्ल पाल रहा है ना, आपकी बड़े उसने बच्चे बड़े करने हैं ना, नस्ल को बड़ा करना है। जब आप उसको मेंटली इतना ट्रॉमा से गुजारोगे तो आपकी आने वाली नस्ल ही डैमेज होगी। और ये मैच्योरिटी लेवल अब मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनको पाकिस्तान में जो फैमिली स्ट्रक्चर है जिस तरह डैमेज हो चुका हुआ है ना, ये हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के चक्रों में। मैं ये नहीं कहती कि आप अलहदा अभी से घर लेना शुरू कर दें, आप बाउंड्रीज तो रख सकते हैं ना, बिल्कुल आप बाउंड्रीज क्रिएट करें, और ये एक मर्द का काम है। आने वाली नई लड़की नहीं कर सकती, जो अपने घर में नहीं कर सकती, बाप और भाई के बीच में उनको नहीं समझा सकती कि बेटा
बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। बेटी को बेटा नहीं, बेटी ही समझना है, और उसकी क्या ताजीम और क्या रिस्पेक्ट है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है कि वो जब हज़रत फातिमा आती थी अपनी शॉल बिछा देते थे, खड़े हो जाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। ये हमारी सोसाइटी में ये अब जो एक वो है ना, एक बाउंड्री जो है कि जी लड़का है तो उसको इस तरह ट्रीट करना है, लड़की है तो इसको ऐसे ट्रीट करना है। जब तक वही एक बात होती है कि जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अपनी बेटी को नहीं देंगे, आप नहीं अगले को बताएंगे कि ये हमारी इस बच्ची की ये रिस्पेक्ट है, ये उसकी बाउंड्रीज़ हैं, इतना खुश रखना, आपकी ये बाउंड्रीज़ हैं, आपने हाथ नहीं लगाना, फिजिकल अब्यूज़ नहीं करना, मेंटल अब्यूज़ नहीं करना, ये लाइन बाउंड्रीज़ आपने क्वेश्चंस करने हैं। जो सुनना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि वो आप लोग कुछ सिम्टम्स ऐसे ज़रूर शेयर कीजिए मेरे सुनने वालों से कि वो जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा आप लोगों ने फेस किया है उसको अगर आप लोग 3, 4, 5 करके बता सकें कि इस तरह के रवैये थे और इस तरह की चीज़ें थी, सो दैट सुनने वालों को ये हेल्प हो सके कि अगर ये हो तो ये नहीं करना। मेरे केस में तो लाइक ताहिरा, मैं एक सॉरी काट रही हूँ बात, मेरे केस में तो ये था कि लाइक 10-10 दिन बात ही नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। समटाइम्स ये 15 दिन पे भी पहुंच रहा है। ठीक है। मतलब आप 1 महीने से मूड ऑफ करके बैठे हो, यू डिडंट नो वेयर आर यू रॉन्ग। आई वॉज 18 years old, मुझे ये बिहेवियर समझ नहीं आया था भाई, मुझे ये कैसे चीज़ें समझ में आएंगी कि वाई आर यू एंग्री, खाने में नमक भी डल रहा है। तो आई एम इन लर्निंग फेस ना। मैं हालांकि बेशक अम्मी की तरफ करती थी, बट एक माँ की सुपरविजन में करना इज़ डिफरेंट, एक इंडिविजुअली पूरे घर को संभालना इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है। और हम परदेश में रहने वालों ने तो बच्चे भी खुद पालने हैं, हमें नहीं पता होता, हमें किसी ने सिखाया नहीं होता, और ना ही हमने देखा होता है कि उनको पैम्पर भी कैसे लगाने हैं, जो साफ बात है, उनको फीड भी कैसे कराना है, हम खुद से सीख रहे होते हैं सब चीजें। तो कभी इसके सवाल के कि आपके साथ हाउ वाज दैट के मूड खराब है तो फिर वो क्या हुआ? बंदे को ना कम्युनिकेशन स्किल करनी चाहिए, उसे बात करनी चाहिए। अगर वो यही कहता रहेगा, खुद ही सोचे कि भाई मैं क्या गलती हुई है, तो नहीं पता चल सकता। ठीक है। और मैं खुद ही सोच के मतलब 100 चीज़ें सोची हैं, क्या पता मैंने कितना मेरे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, तो मुझे नहीं पता लग रहा, तो आप मुझे बता दो ना, लेकिन वो नहीं बता रहे। ये चीज़ बहुत लैक करती है कि जब तक एक बंदे को पता नहीं है ना कि मैंने बीवी को मैनेज कैसे करना है, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। उसे कम्युनिकेट करना और अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। कह देते हैं घर वाले फिजिकल नीड हो गई है, बच्चा जवान हो गया, इधर उधर जाएगा, इसकी शादी कर दो, घर में रहेगा। वो चीज़ें समझो कि पहले उसे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो शादी के काबिल हो जाए, मेंटली मैच्योर कर दें, मेंटली मैच्योर करें, उसको डील करना तो सिखाओ एक औरत के साथ। ठीक है, क्योंकि वो बाहर फिर रहा है, दोस्तों के साथ फिर रहा है, उसने ये चीजें नहीं देखी। और अगर वो कोई और लड़की उसके साथ, फॉर एग्जांपल कोई गर्लफ्रेंड भी है, वो उसके साथ इस तरह की, तो कहेगा ये तो टेंट्रम दिखाती है, या ये तो, या वो उसके नखरे उठा भी लेगा, क्योंकि पता है ये छोड़ के जा सकती है। वाइफ छोड़ के नहीं जा सकती, वाइफ ने वहीं रहना है, और पीछे से भी वो यही सीख के आई है। तो आपको उस बंदे को कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। अब बात आती है आपके क्वेश्चन की तरफ कि क्या फेजेस हैं। अच्छा, शादी से पहले एटलीस्ट आप और लड़की के पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेना चाहिए कि क्या कंपैटिबिलिटी बन रही है। हमारी बेटी की जो नेचर है, कभी तो अक्सर तो ये होता है पेरेंट्स को भी अपनी बेटी की प्रॉपर नेचर नहीं पता। आप उन्हें एक्वेंट तो होने दो। वो अगर आपकी बेटी ग्रीन सिग्नल देती है कि हाँ ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ, वी हैव गुड टाइम, और टाइम का पता ही नहीं चलता उसके साथ, देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, फिर ना चीज़ें अच्छे तरीके से चलेंगी। जब रिलेशनशिप की बात आती है, तो मेरे रिलेशनशिप में मुझे ऐसा होता था कि मैंने कुछ कभी कभी मुझे इतना इम्पोर्टेंट फील किया जाता था, मैं मतलब आई यूज्ड टू फील सो मच इम्पोर्टेंट कि हर चीज़ का मशवरा मुझसे होता था। गमले के रंग से लेके, वॉल के टेक्सचर से लेके, वॉल के पेंट कलर से लेके, बेडरूम में सेटिंग से लेके, मतलब हर चीज़ में मेरी राय शामिल है। मैं उस वक्त क्वीन समझ रही हूँ खुद को, और मुझे लग रहा है मुझसे तो खूबसूरत या बेहतरीन इंसान कोई नहीं है, इतनी फुलफिल्ड कोई नहीं है, इतनी वैलिडेटेड कोई नहीं है। दिस इज़ द टाइम वेयर आई एम गेटिंग द एप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन, और मेरे मशवरे को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कहा भी जा रहा है हाँ इससे पूछो, ये बहुत अच्छा मशवरा दिए। और उसके आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 days और 20 days, अचानक से मेरी ही जब मुझे ऐसे लग गया कि मैं मशवरा दे सकती हूँ, जहाँ मैंने मशवरा दिया तो उसको अनवैलिडेट कर दिया, या उसका मजाक उड़ा दिया, या कहा यार ये क्या बात हो गई, हालांकि मुझे पता है मैं ठीक कह रही हूँ उस टाइम पे।
तो आपको समझ नहीं आती कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आप पॉजिटिवली उनकी लाइफ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ वो आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे या निगेट करते जाएंगे। ये इम्बैलेंस है। मतलब आप इधर भी हो और आप इधर भी हो, क्योंकि आप इसी साइकिल से गुजर रहे हो। जब आप यहाँ पर आ गए, आप अपने आप को डिमोरलाइज कर दिया, आपको समझ ही नहीं लग रही, देन अगेन यू आर गेटिंग दैट स्पेशल फ़ोन आ रहा है कि अच्छा मैंने ये करना है, कैसे करूँ। फिर आप स्टेबल नहीं हो रहे, इंस्टेबिलिटी हाँ, आप स्टेबल नहीं हो रहे, आप ऊपर जा रहे हो और आप नीचे जा रहे हो। इसमें आप अपने इमोशन को सस्टेन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गेट 100% हैप्पीनेस, यू कैन नॉट गेट डिप्रेस्ड। आप एक पेंडुलम की तरह, कभी आप ब्लैंक हो रहे हो और कभी आप जमीन पे हैं, यू आर नॉट इवन, आपको अपनी जगह का ही नहीं तय्युन हो रहा कि वेयर डू आई स्टैंड। ठीक है, और आखिरी दिन तक आपको नहीं पता कि वेयर डू आई स्टैंड। ठीक हो गया। अस्मा, हाउ वाज योर थिंकिंग? कैसा इमोशनल कनेक्शन, किस तरह की चीज़ें थी? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन दो कपल्स में, बल्कि हर रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो लैक करती है ना, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए, अगर वो 10-10 दिन आपसे नाराज़ रहेगा, महीना नाराज़ रहेगा, आपको रीज़न ही नहीं पता कि क्या है, तो वो कम्युनिकेशन गैप है ना। आपको चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहिए, ठीक है, बजाय कि देखें, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, चीज़ों पे रिएक्शन देने का डिफरेंट होगा, तैयबा का डिफरेंट होगा। इसी तरह जब आप दो कपल्स रह रहे होते हैं, दोनों की सोच डिफरेंट होती है, दोनों का रिएक्शन डिफरेंट होता है, दोनों का एनालाइज करने का डिफरेंट होता है, ठीक है। लड़की एक टोटली घर में रहने वाली बंदी है, वो चीज़ों को उस तरह ब्रॉड एंगल से नहीं देख रही होती। मेजॉरिटी हमारी सोसाइटी में लड़कियां इतनी वो नहीं उसको एंगल उनका इतना वाइड होता कि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें, देख सकें, हर एक के एंगल से सोच सकें। वो तो एक कॉलेज से घर। आपके साथ जो इमोशनल आउटब्रस्ट हुआ करते थे, मसलन जैसे अभी तैयबा ने एक पॉइंट आउट किया कि एकदम से बड़ा अच्छा और एकदम से कोल्ड हो गए। सेम मेरे साथ ये था कि जब जेंटलमैन है तो बहुत जेंटलमैन, मैंने आज तक उनसे ज़्यादा अच्छा जेंटलमैन और पॉजेसिव बंदा कभी नहीं देखा था, ठीक है। और अभी भी मैं जब कभी बच्चों से रिलेटेड कभी मिलना पड़ता है तो अभी भी ही इज़ यूज्ड टू बी वेरी पॉजेसिव अबाउट मी। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पे वो फेज़ आता था तो वो एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी होती थी। क्या फेज़ था, बता सकें? मतलब आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप खामोश हैं 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, यानी एब्सेंट हो गए बिल्कुल। वही वो कि आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उनकी ज़िंदगी में कहीं पे, मतलब इतनी इग्नोरेंस है। ठीक है। आपने इस चक्कर में अच्छी कुकिंग करना सीख लिया, अच्छा पहनना ओढ़ना, आपने आपको इतना ग्रूम कर लिया कि कहीं किसी चीज़ में आप लैक ना कर जाए। तो फिर जब आप अपने आप को इतना ग्रूमिंग दे रहे हो, रिश्ते में इतना इनपुट दे रहे होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक लड़की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। एक्सपेक्टेशन है ना ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने इतना कर लिया है, अब कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन आपकी जब जीरो पे चली जाती हैं तो देयर यू गेट हर्ट। व्हेन दिस हर्ट स्टार्ट्स, तो वो आपके अंदर जो एक खला बनना शुरू होता है ना, उस एम्प्टीनेस से, व्हेन यू आर एम्प्टी इनसाइड, तो आप आगे भी कुछ नहीं दे सकते। ठीक हो गया। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का आप इमोशनल ट्रॉमा कहती हैं कि लड़कियां यूजुअली फेस करती हैं, और इस तरह का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है इन लॉज में भी, और नॉर्मली आप खुद भी डॉक्टर हैं और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आते होंगे जो आपको बताते होंगे, ये सारा कुछ रिपोर्ट कर रहे होंगे। सो मुझे ये बताइए कि अभी तक आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 2007 में मेरी शादी हुई थी। अस्मा, आपकी शादी को कितना अरसा? मेरी 2004, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक सो 19 to 20 ईयर्स। 19 to 20 ईयर्स हो चुके हैं। ओके फाइन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कभी भी आप लोगों ने एंगर फेस किया, कि वो एंगर किस तरह का था? आपके हस्बैंड का एंगर या किसी का भी, इन लॉज में से किसी का भी एंगर या उनका एंगर जो है, किस तरह का एंगर होता था या सिर्फ वही एक कोल्ड वाला जो अभी आप लोगों ने? नहीं, एंगर भी था। उसमें ये है कि मुझे नहीं डील करना आता था, और मेरे पेरेंट्स या मेरा भाई भी मुझे यही कहते हैं कि यू ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ। एक्चुअली चीज़ स्टार्ट होती है ब्लेम गेम से। बिल्कुल, ब्लेमिंग स्टार्ट हुई, और चूंकि आपने तो बुराई नहीं की अपनी तरफ से, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बंदा बुरा नहीं होता। अगर वो कुछ गलत कर जाता है तो वो उसको गलत नहीं समझ रहा, उसमें उसको समझाने की ज़रूरत है, ना कि उसको शन करने की या बुरा कहने की। उसको अगर आप सही बता दोगे तो वो ये नहीं करेगा, अभी उसको ये चीज़ ठीक लग रही है। ये नहीं, अगर मैं समझती हूँ कि हमारे जो काउंटर पार्टनर्स हैं, अगर उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, उन्होंने अपनी बीवियों को डील कैसे करना है, तो शायद उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकती है कि बहुत ईजीली जो है वो उसको हेल्प कर पाए। बिल्कुल, अगर क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी इस ट्रॉमा से गुजरती है। इट्स योर आप
उसका बेटर हाफ हो, तो वो गिर रही है तो उसे आपने उठाना है, आप गिरेंगे तो फिर वो आपको उठाएगी। और हमेशा जैसे अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, मेरी तरफ एक कदम आओ तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आता हूँ, सेम इज द केस विद द फीमेल। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत के या माँ की मोहब्बत से रिलेट किया खुद को, कि अगर मर्द सिर्फ मुस्कुरा के देखता है ना, तो औरत का दिल करता है मैं इसके ऊपर अपना जिंद जान सब वार के फेंक दूं। ठीक हो गया। अच्छा, वो जो एंगर वाला एलिमेंट है, एंगर ये है कि ब्लेम गेम से बात स्टार्ट होती है। एंड समटाइम्स जैसे मेरे जैसी कोई खातून है, मैं ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हूँ कि मैंने ये ऐसे नहीं किया। अच्छा, अगर ये आगे से जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देती हूँ। अब मुझे मेरी फैमिली वालों ने ये कहा कि जितनी तुम जस्टिफिकेशन देती हो ना, ये तुम्हें बहुत गलत जगह कर देता है खड़ा। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि मैं उसको क्लियर हो जाए, क्योंकि आई डोंट वांट टू लाई अबाउट एनीथिंग। ये चीज ऐसी हुई, आपने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तो जब वो मतलब समझाती थी तो वो समझ आ जाता नहीं था कि बात आ ये यही प्रॉब्लम है कि मतलब नहीं समझ आती थी, क्योंकि जो कुछ आपने परसीव कर लिया अपने माइंड में, दैट स्टेटमेंट इज नेवर गोना चेंज। ठीक हो गया। अच्छा, हाउ वाज एंगर इन योर लाइफ? किस तरह की मतलब मैंने जो फेस किया ना, कि हमारी सोसाइटी में जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, कि हमारी सोसाइटी में जो भी मर्द है ना, चाहे वो आपके बाप की शक्ल में, भाई की शक्ल में या शौहर की शक्ल में, वो कभी गलत नहीं हो सकते। जब वो उन्होंने ये माइंड में बिठा लिया ना, तो वो किसी भी तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अपनी सारी एनर्जी, अपने वर्ड्स सब वेस्ट करें। फिर इन सब चीज़ों में आपको बहुत जगहों पे जब आप स्टैंड करते हैं, अपना ओपिनियन के लिए फोर्स करते हैं, तो आपको फिजिकल अब्यूज़ भी देखना पड़ता है, इमोशनल अब्यूज़ भी देखना पड़ता है, मेंटल अब्यूज़ भी आपके साथ चल रहा होता है, सब तरह के अब्यूज़ चल रहे होते हैं। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि आप अगर मदर हैं तो आपने अपने इन सारे अब्यूज़ से अपने बच्चों को बचाना होता है। मैच्योरिटी इसमें होती है जो हमारी सोसाइटी में लड़कियां नहीं कर पा रही होती। प्रेशर से इतने ज्यादा वो कैसे करें? वो उनकी अपनी बेचारों की मेंटल हेल्थ बेचारियों की खराब हो जाती है, बच्चों को कैसे सेव करें? मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी थी, मेरी लाइफ में बहुत ट्रॉमास रह चुके हुए हैं, बहुत इमोशनल अब्यूज़ रहा चुका हुआ है, बचपन के भी ट्रॉमास हैं, फिर मैरिड लाइफ के ट्रॉमास हैं, और अभी तक मैं डील कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को अपने अल्लाह से कनेक्ट किया। मैंने तहज्जुद के टाइम पे अपने रब से रो के उस वक्त सब चीज़ें डिस्कस की हैं, और उस वक्त जो स्ट्रेंथ आती है ना, जब आप रिलेशनशिप्स पे गिव अप करते हैं ना, तो फिर आप इन द एंड अपने क्रिएटर के पास जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ये टॉपिक तो खैर बहुत लंबा है, मैं ये चाह रही हूँ कि हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा वाइंड अप करके मैं आपसे पूछूं कि क्या एडवाइस करेंगी हमारे काउंटर पार्टनर्स को भी, मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, कि हाउ दे शुड डील इट, और हमारे काउंटर पार्टनर किस तरह का बिहेवियर करें कि उनके अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो बन जाए, कि वो टूटने तक ना जाए, बच जाए। तो क्या होगा तैयबा? रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो उसको रिस्पेक्ट करता रहेगा और उसकी बात को वैल्यू करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, उसको सुन ही लेगा ना। सबसे बड़ी बात, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास सिर्फ बंदे आते हैं, अपने आप को नरेट करके चले जाते हैं, दे फील गुड। वो औरत अगर अपने हस्बैंड के साथ नरेट कर लेती है अपनी प्रॉब्लम, और उसको ये फिक्र नहीं है, एक बंदे की सपोर्ट जरूरी है, वो ये कह के जाओ जो करके आ सकते हो आ जाओ, मैं हूं ना खड़ा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये चीज जरूरी है, रिस्पेक्ट जरूरी है, उसकी केयर जरूरी है, सपोर्ट जरूरी है। जहां वो ये दे देगा ना अपनी बीवी को, उसकी बीवी कहीं जा ही नहीं सकती दुनिया में। वो एक बंदी कहीं और डिविएट होती ही क्यों है? सिर्फ इसलिए कि उसे ये जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, ये नहीं मिल रही, ये रिलेशनशिप को खराब कर देती है। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्मा, क्या कहेंगी कि मतलब हमारे काउंटर पार्टनर्स को अपनी वाइफ को, जब जो सिचुएशंस आप लोगों ने फेस की, अगर उस तरह की सिचुएशन आ रही हो, तो वो किस तरह से उसको हेल्प करें? मैंने पहले भी एक दफ़ा इंडोर्स किया था कि हमें इस वक्त मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत कंपलसरी है। वो हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब स्कूल लेवल्स में बच्चे को रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखाई जाएगी, तो उसको पता होगा मुझे फ़लाँ रिश्ते के साथ कैसे 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 बिहेव करना है, और ये बहुत कंपलसरी होना चाहिए। अगर हम देर हो गई है, अगर हम स्कूलों में नहीं सिखा सके, तो आप कंपलसरी कर दें, ताकि रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन तो रहे ना, उनको पता तो हो ना, आप फरिश्ते तो हैं नहीं ना, हम भी गलत हो सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। एज अ लड़की, 18 ईयर्स की लड़की भी बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकती है। जब मैं मैरिड लाइफ में गई थी, मैंने भी बहुत गलतियां की है, स्टूपिड टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें मैंने भी की हैं, कि भाई अभी अभी बताओ, जिद बना लेना, इस तरह की चीज़ें हमें लड़कियों को नहीं समझाई जाती। जब यही अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमें कॉलेज स्कूल लेवल पे सिखाई जा रही होगी, लड़कों को भी लड़कियों को भी, तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा वाइज होंगे, उनको पता होगा कि हमें चीज़ों को कैसे
कैसे लेके चलना है। थैंक यू सो मच माय वर्दी गेस्ट। यहाँ पे वाइंड अप इसलिए कर रही हूँ कि अभी कहानी बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। यही दोनों गेस्ट हमारे जो है हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी हमारा हिस्सा होंगे, बिकॉज़ अभी बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना बाकी है। मैं इसलिए अभी इसको खुदा हाफिज़ नहीं कह रही, मगर अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब को देखिए, इसके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है और हम जैसे बहुत सारे लोगों की कहानी है। शायद आपकी और मेरी और तैयबा और अस्मा की एफर्ट जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचा सके। हमारा यही रोल है और हम यही कर सकते हैं और हमें अपने अपने दायरे में अपना अपना रोल जो है निभाना है। आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ के बारे में हम बात करें, आप भी हमारे गेस्ट बन सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नॉट नई वीडियो, अस्मा और तैयबा के साथ इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।